बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और ईद की शॉपिंग भी अच्छे से चल रही होगी। मौसम बहुत खुशगवार हो गया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। ईद भी मुझे लगता है कि ठंडी गुजरेगी, जिस तरह से मौसम में खुनकी सी भी महसूस हो रही है, ठंडा का एहसास भी और खुशगवार मौसम है। क्योंकि पिछले दिनों अगर देखें तो गर्मी अच्छी खासी बढ़ गई थी, तो आज कल से बल्कि लग रहा है अच्छा खासा मौसम जो है वो ज़बरदस्त हो गया है। तो आप ईद इंजॉय करेंगे अच्छे से। हुकूमत की जानिब से एक और मेरे ख्याल से ईदी की सूरत में, लेकिन बहुत कमी थी, बहुत कम जिसे कहा जा सकता है, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये कमी की गई है। ये ज़्यादा भी हो सकती थी अगर आप ईदी देना चाह रहे थे, लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जानी थी। अच्छा जी, पेट्रोल की नई कीमत जो है 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की और हाई स्पीड की कीमत जो है वो बरकरार है। सो हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी मेहरबानी की गई है ईद पर, तो चलें ना कुछ होने से तो बेहतर है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमने मौसम की भी बात कर ली, हमने दीगर खबरें शामिल करनी हैं जी। उनकी डिटेल की तरफ भी आएंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर खोखर साहब और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। खोखर साहब, ईद की शॉपिंग हो गई है कंप्लीट? जी बिल्कुल, बच्चों की शॉपिंग हो गई है, बेहतरीन शॉपिंग हुई है और सैलरी भी मिल गई है जी। वाह, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। और 1 महीने में 2 सैलरी है। हाँ, असल बात ना खोखर साहब ने बात छुपाई है, 1 महीने में 2 सैलरी जो है ना, आज खोखर साहब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं। बिल्कुल। आज तो आपके सुबह का आगाज बहुत जबरदस्त हो गया होगा। तो अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की? अपने लिए भी की है। अच्छा, कपड़े लिए। क्या कपड़े? ईद के पहले दिन शलवार कमीज? सलवार कमीज सिलाई है। अच्छा, जबरदस्त, डैडी से सिलाई है। वाह जी वाह। चलें जी, गुड लक, आप ईद अच्छे तरीके से मनाएं। हम खबरों की तरफ चलते हैं और खबरों से आगाज करके पहले हम टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, आज की पहली खबर क्या है? कमर्शियल इमारतें बन गई, शहर में गैर कानूनी तामीरात फिर से शुरू हो गई हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद टीचिंग अस्पताल भी ठेके पर देने का फैसला किया गया है, जिन्हें अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट शामिल। मोहसिन नकवी का लगाया हुआ पौधा तनावर दरख्त बन गया। यतीम बच्चों का खस्ताहाल इदारा मॉडल चिल्ड्रन होम में तब्दील। और इमरजेंसी लगाएं, जुर्माने बढ़ाएं, हाई कोर्ट का ये कहना है। पानी बचाने के लिए क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। वेलकम बैक। पहली खबर की तरफ आएंगे। दुर्रे नायाब की ये खबर है जी, शहर में गैर कानूनी तामीरात फिर से शुरू हो गई हैं, कमर्शियल इमारतें बन गई हैं। जी दुर्रे नायाब, इनके सदेबाप के लिए क्या किया जा रहा है? अच्छा, ये बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट है और ये जानबूझ के करवाया जाता है। आपको याद होगा लाहौर में पहले अगर आप हरबंसपुरा की तरफ जाएं, शालीमार की तरफ जाएं, अजीज भट्टी की तरफ जाएं, आप अंगरूद शहर की तरफ जाएं, तो इतनी तामीरात नहीं होती थी। और उसके बाद मरहलावार वहाँ पे इतनी तामीरात करवाई गई कि अब आपको लाहौर में जो है ना वो बेहंगम इमारतें नज़र आती हैं। और ऐसी इमारतें नज़र आती हैं जिसपे अदालत जो आलिया है हमारी लाहौर हाई कोर्ट, वो भी परेशान है कि अब पार्किंग जिन बिल्डिंग्स के आगे नहीं है उनका क्या करना है। बिल्कुल। और ये बन कैसे गई कि जिसके आगे आपने राइट ऑफ वे खा लिया, जिसके आगे आपने फ्रंट ही खा लिया सारा, और आपने उनको सड़क के एज पे बना के ला के खड़ा कर दिया। अब वो सड़क पे पार्किंग नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? अच्छा, फिर उसको कैटर करने के लिए वक्त के साथ साथ इन्होंने सड़कों पे पार्किंग लॉट्स बना दी। उसने अलहदा तूफान बर्पा किया। अब हालत ये हो रही है, लाहौर का जो जनूबी एरिया है जिसमें अब जाती उमरा भी शामिल आता है, रायविड रोड भी आता है, मरीम नवाज साहिबा का VVIP रोड भी आता है। अच्छा। LDA का अपना ऑफिस है, अब उसके सामने ये तमाम बेहंगम इमारतें खड़ा होना शुरू हो गई। आप LDA के ऑफिस के सामने देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 साल पहले मैं रिपोर्ट किया करता था कि 2 या 3 कैफे खुल गए। आज वहां पे 104 कैफे हैं। बिल्कुल उस रोड पे, एक रोड पे जी, एक रोड पे। अच्छा, पता नहीं कौन कौन से कैफे, और आए रोज वहां पे तूफान बदतमीजी, ना पार्किंग होती है। आपने बल्कि पिछले दिनों एक वाकया देखा होगा कि एक अमीर बिगड़े हुए अमीरजादे ने वहां पे फायरिंग कर दी लोगों पे। अच्छा, तो इस तरह के वाकयात होते रहते, वहां पे सूटेबल नहीं है। आगे चले जाएं, ख्याबान जिना जो कि नॉन कमर्शियल थी, पाइन एवेन्यू नॉन कमर्शियल थी, अड्डा प्लॉट नॉन कमर्शियल था, वहां तक तमाम बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं और पार्किंग रूल्स जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। पार्किंग के लिए इस वक्त LDA की नाक तले ये सब हो रहा है। LDA की नाक तले क्या, LDA इन्वॉल्व है इसमें। आप देखें, एक तरफ मरीम नवाज साहिबा की बहुत अच्छे तरीके के साथ जो इंक्रोचमेंट कैंपेन चल रही है, उसको MCL लेके चल रहा है। दूसरी जानिब LDA का इतना पुअर कंट्रोल है कि अगर आप LDA के एरिया में चले जाएं, आप वापडा टाउन रोड पे चले जाएं, वापडा टाउन रोड आपको पता है नॉन कमर्शियल रोड है। अच्छा, वहां पे वहां तो लगता ही नहीं, 400 कमर्शियल प्रॉपर्टीज है।
लगता नहीं है, वहां पे आप कमर्शियल तामीर नहीं खुलवा सकते, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप इसी तरह शौकत खानम की रोड के लेफ्ट चले जाएं, राइट चले जाएं, उसके आगे पाइन एवेन्यू तक चले जाएं, ये नॉन कमर्शियल रोड्स थी, इन्होंने तमाम कमर्शियल करवा दी। अब किसी चीज का लिहाज ही नहीं, फिर प्राइवेट स्कीमों में घुस गए। बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी स्कीमें आगे, इंजीनियर्स टाउन है, आपके गुले दामन है, मिलिट्री काउंट्स है, मैं नाम लेके एयर जो है जहाँ पे आमिर रजा भाई भी रहते हैं, उधर देख लें उनकी, जहाँ वो रहते हैं समना जो उनकी मरगजार कॉलोनी है, इन्होंने सारी प्राइवेट सोसाइटी कमर्शियल कर दी और इलीगल कमर्शियल, जिससे रेवेन्यू लॉस हो रहा है। लाहौर शहर में 7000 कमर्शियल इलीगल बिल्डिंग्स हैं एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में, सिर्फ एलडीए के कंट्रोल्ड एरिया में। और अगर आप एमसीएल देखें, कंटोनमेंट के बाकी एरियाज में जाके देखें, उनका मैं सामने बता रहा आपको 7000 है, 5 बिलियन इन पे पेनल्टी कमर्शियल की उस पर लगती है और ये लोग नहीं ले पा रहे। और इस वक्त वज़ीर आला के जो वीवीआईपी रूट है उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको मैं एक बात बताऊं कि इन्होंने अड्डा प्लॉट पे जितनी कमर्शियल बिल्डिंगें खुलवाई थी वो तमाम मरीम साहिबा की हिदायत पे गिराई गई, उसको क्लियर किया गया। उसके बाद अड्डा प्लॉट पे करोड़ों पे लगा के अब उसकी रेस्टोरेशन की गई है, वहाँ पे टाइल वर्क हुआ है, वहाँ पे लाइटें लगाई गई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वहाँ पे मरीम साहिबा ना रहती तो वहाँ पे पुरसाने हाल कौन होता। अब उन्होंने उस अड्डा प्लॉट चौक को छोड़ के पिछले चौक टारगेट कर दिया और इसमें एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान जो है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर बड़े खुले तरीके के साथ और धड़ल्ले के साथ वो करवा रहे हैं। फिर तो ये रुकने वाला अमल लेंगे। देखें रुकेगा कब, जिस वक्त मरियम नवाज साहब इस रूट पे विजिट पे निकलेंगी उस दिन वो कहेंगे कि ये क्या कर दिया। और फिर इन्होंने जिन लोगों के साथ पैसे ले दे के वो बिल्डिंग्स बनवाई होगी उन्हीं की बिल्डिंगें तोड़ के इन द एंड ऑफ टाइम के वो लॉस जो है वो पब्लिक बनी का होगा, लोगों का लॉस होगा। जाहिर बात है, जिस बंदे ने अगर वो बिल्डिंगें खुलवा दी हैं उनका लॉस है ना। जी सर। जी बिल्कुल, इसका ये भी एक हल है कि इसकी बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी हो एलडी के अफसरान के खिलाफ और जो जिम्मेदार आने उनको उनके अहदों से हटाया जाए। और खास तौर पर एलडी के जो ऐसे मुलाजमीन जो 1 साल से या 2 साल से कम 2 साल जिसका टेन्योर पूरा हो चुका है उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। ये ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि अगर ये ट्रांसफर होंगे तो माफिया जो है इसको टूटेगा और माफिया टूटेगा तो ये मसला बन जाती है ना इनकी एक जगह बैठ के ही। लेकिन कई सालों से एक जगह बैठे हुए हैं, इनका 2 साल से ज्यादा अगर किसी का टेन्योर होगा तो उसको डीजीएलडीए फौरी तौर पर ट्रांसफर करे और बाकी इस मसले की इंक्वायरी करें। ये जो कमर्शियल जो बनी हुई इमारतें इनको गिराया जाए, खास तौर पर इमारतें जो गैर कानूनी तौर पर बनी हुई हैं या इलीगल हैं इनको गिराया जाए। और जो इमारतें बनी हुई है जो कानून के मुताबिक बनी हुई है, अगर उन्होंने पार्किंग प्लाजे नहीं बनाए हुए साथ पार्किंग के तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। कुछ रिवायती खबरें जो है ना ऑपरेशन होते हैं, आप खबरें देते रहते हैं, वो क्या होता है? मैं तो अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करता हूं क्योंकि आपको पता है प्रेस रिलीज देना भी और इदारे का मौक़िफ़ देना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आपने देखा है कि बहुत कोई ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होते, ठीक है, एक आध दुकान लेते हैं, 2 एक्सीवेटर मारते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। मैं आपको कह रहा था कि आप अपने एरिया में भी निकले ना, खोकर साहब अगर अपने एरिया में निकले तो इनका जो कोठा पिंड वाली साइड है वो सारी उस पूरी रोड का बेड़ा कर दिया, वो भी नॉन कमर्शियल रोड थी। आप सब्जाजार की तरफ लियाकत चौक का क्या हाल कर दिया उन्होंने, मेन सब्जाजार का क्या हाल कर दिया। वहां पे आप एक जो रोड है, मुझे उसका नाम भूल गया, जो सब्जाजार लियाकत चौक से मुल्तान रोड की तरफ जाती है, आप वहां से गाड़ी नहीं गुजार सकते। यतीम खाना चौक, वो यतीम खाना चौक इन्होंने क्या हाल कर दिया, इकबाल टाउन का क्या हाल कर दिया। इसी तरह लाहौर केनाल पे इन्होंने इतने गैर कानूनी शादी हॉल खिला दिए, आज भी खुल रहे हैं, आज भी अगर जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लेफ्ट राइट करें सारे इलीगल खुल रहे हैं। तो अगर सिर्फ एलडीए को नकेल वज़ीर आला साहिबा डाल दें और खोकर साहब की तजवीज़ बड़ी अच्छी है कि जो लोग वहां से साल से बैठे हैं उनको ट्रांसफर किया जाए। मुझे ये बता दें, सीएम साहिबा ने अब तक एक ही दौरा किया एलडीए का? मेरा ख्याल एक ही दौरा किया और वो शायद आखिरी दौरा है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने भी कहा होगा कि नहीं ये सीधे होने वाले नहीं है क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखिए उस दौरे के बाद ना जो वज़ीर आला ने अहकाम दिए प्राइवेट सोसाइटियों का उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, ना प्राइवेट सोसाइटियों का कोई मैकेनिज्म बना कि कितनी फाइलें हैं, कितनी जमीनें, उन्होंने कहा था कि आप सॉफ्टवेयर बनाएं, कितनी फाइलें, कितनी जमीनें, उससे ज्यादा कोई एक बंदा फाइल ना बेच सके, कुछ नहीं हुआ। इलीगल कंस्ट्रक्शन पे उन्होंने इतनी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि मेरा ख्याल उसका भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू के हवाले से थोड़ा सा बेहतरी लाए हैं, वो भी लोगों की दुकानें बंद करके सील करके उनसे 50-50 लाख 2-2, 3-3, 4 लाख इकट्ठे करके उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। अब दूसरी तरफ चले जाएं, एलडीए की वो इंक्रोचमेंट सेल बनाया गया, वो बाइकर स्क्वाड बनाया गया, कहाँ गया नजर ही नहीं आता। एलडीए के अंदर जो तमाम तर लोगों को इन्होंने एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया, वो तमाम बहाल होकर वापस अपनी सीटों पर बैठ के, जिन लोगों ने ये बिल्डिंग्स बनवाई हैं वो लोग आज भी उन्हीं ओहदों पर बैठे हैं। बिल्कुल। और बाज नहीं आ रहे, तो लाहौर शहर का हुलिया तो बिगड़ना है। ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, दूसरी खबर की तरफ आ जाए। बल्दिया उज़्मा का ग्रैंड ऑपरेशन, 3 नाजायज तामीरात मिस्मार कर दी गई हैं।
डीसी की हिदायत पर ये ऑपरेशन किया गया है। खोकर साहब जी बिल्कुल, ये डीसी ने ये हुक्म दिया, ये बल्दिया उज़्मा का ग्रैंड ऑपरेशन है। असल में ये जो नजायज तहफ़्फ़ुज़ात तमीर मस्मार की गई है, और इस हवाले से ये जो बसाब सुल्तान की ये खबर है, और इस हवाले से डीसी को चाहिए कि तमाम जो लाहौर में जो बल्दिया के अंडर जो बिल्डिंग्स हैं उनका एक सर्वे किया जाए। अब देखिए तजावजात के खिलाफ तो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जो तजावजात के खिलाफ जो गैर कानूनी तजावजात हैं, नजायज इमारतें बनी हैं, उनको गिराने का अमल जो है बड़ा सुस्त है। और दूसरे शहरों में देखे, मतलब मेरा तल्लुक भूरे वाला से है, तो भूरे वाला में इन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया है, दही इलाकों तक ऑपरेशन करना है, और जो लोगों के दही इलाकों में जाकर मेरे गाँव के जो थड़े थे वो जाकर इन्होंने गिरा दिए हैं। तो लाहौर शहर में ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? और लाहौर शहर में ऑपरेशन बड़ा स्लो है। अगर सियासी तौर पर रुकावट है तो वज़ीर आला से बात की जाए। अगर एमपी एमएनए रुकावट डाल रहे हैं तो ऑपरेशन होने जाए। नारकली बाजार में देखे जाकर आप वहां पर सारी वो रोड के अंदर मोटरसाइकिलें खड़ी करके रोड ब्लॉक किया हुआ है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था, इस दफा तो हमने एमसीएल कर रहे हैं, एलडीए नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल। इसी चीज को, मेरी कल खबर देने का भी मकसद ये था कि भाई एलडीए को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना। उनके इख्तियारात एमसीएल इतना फारिग किस्म का इदारा है कि वो मशीनरी रेंट पे लेता है, ऑपरेशन करना हो एक्सीवेटर रेंट पे लेके वहां पे तोड़फोड़ करता है। इनके पास तो अपने डंपर्स हैं, एक्सीवेटर्स हैं, पुलिस अपनी है, हर चीज अपनी है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। जेबें भी तो भरनी है ना, वो फिर किस तरह से मुमकिन हो सकेगा अगर ये ऑपरेशन इस तरह से करना शुरू हो गए। अभी हमने जाने जी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद टीचिंग अस्पताल भी ठेके पे देने का फैसला। जिन्ना अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल मैनेजमेंट इसमें शामिल हैं, जिनको ठेके पे दिया जा रहा है। बेहतरी आना मकसद है जी बिल्कुल। इस हवाले से अगर तो ठेके पर देने से जो पेशेंट है उसको फायदा होता है तो ये बहुत अच्छा मनसूबा है। अगर इससे पेशेंट का इलाज मालजा महंगा हो जाता है, पर्ची फीस बढ़ जाती है, या जो आउटडोर और इमरजेंसी की जो फीस है वो पर्ची फीस बढ़ा देते हैं और अस्पताल के चार्जेस में इजाफा हो जाता है, तो फिर मैं इसको कंडेम बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मैं इसको कंडेम करूंगा जी। ये फिर नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। और बल्कि अस्पतालों का इसके साथ ठेका ही होना चाहिए कि ये इलाज मालजा फ्री करेंगे, फिर इनको ठेके पर देना चाहिए। इलाज मालजे में ऑपरेशन के अखराजात, टेस्टों के अखराजात, मशीनों के टेस्टों के अखराजात, ओपीडी की फीस और इंडोर की फीस, और दूसरा जो अद्वियात है वो फ्री होनी चाहिए, फिर ठेके पर होना चाहिए। वरना अगर इस तरह नहीं होता तो फिर ये काबिल कबूल नहीं है। देखें, अगर आपने पुरानी दुकान पे जाके पहले आप लुटते रहे, महंगे कपड़े शॉपिंग करते रहे, फिर एक बड़ी अच्छी आपने आउटलुक बना दी, बहुत अच्छा ब्रांड लॉन्च कर दिया, उसकी शॉप बड़ी खूबसूरत कर दी, लेकिन लुटा फिर भी अंदर गए जाके, तो आपको क्या हासिल हुआ? खोकर साहब ने तो बात ही खत्म कर दी कि अगर आप, पॉइंट ये है कि अगर वहां पे जाके बर्डन इन द एंड ऑफ टाइम आपके पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे आना है ना, तो फिर तो कुछ हासिल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि पर्ची भी नॉमिनल सी हो, वहां पे आउटडेट चीजें भी ना हो, टेस्टों की फीसें ना पड़े, वहां पे ऑपरेशन चार्जेस टोटल देना, और फिर जो मरीज आए हैं, जो मरीज के लवाहिकीन हैं, उनके लिए बैठने की अच्छी सहूलत हो, उनके लिए अच्छी कैंटीन हो, वेटिंग एरियाज बहुत अच्छे हो, मरीज को वहां पे प्रॉपर जो है वो खाने के हिसाब से चीजें भी प्रोवाइड की जाए, वहां पे चादर रोज बदली जाए, सफाई रोज हो, जो वहां पे कूड़ेदान पड़े हैं उनके अंदर प्लास्टिक जो है वो हर 2-3 घंटे बाद तब्दील हो रहे हो, वहां पे वॉशरूम बाकायदा साफ हो, पानी जो है वो प्रॉपर आ रहा हो, पंखे चल रहे हो, एसी वर्किंग में हो, क्योंकि ये तमाम काम जो दुरे ने आप जिक्र कर रहे हैं ये नहीं होते। ये अल्लाह के फजल से कोई ये काम नहीं हो रहा है, और ये नहीं करना चाहते हैं, और उसकी मद में अरबों रुपए के खोकर साहब रोज खबर दे रहे हैं कि अरबों रुपए के फंड्स लिए, अरबों रुपए के फंड्स जारी हो गए। ठीक है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जाके बड़े अच्छे दौरे किए हैं, हिफाजत काम जो थे वो स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं, लेकिन ये तो बैकलॉग है ना। वो जो अरबों रुपए के फंड्स इनको माजी में चाहिए थे, जो इन्होंने वहां पे अभी जो अखराजात कर चुके हैं, जो ठेकेदारों को देने हैं, जो बिलों की मद में देने हैं, जो अपने पेट्रोल गाड़ियों की मद में, तनख्वाहों की मद में वसूल करने हैं, ये तो वो पैसे हैं। अब नए आने वाले लोगों को सहूलत क्या मिलनी है, नए लोगों को कैटर किस तरह करना है, किस तरह होना है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो वुज़रा हैं उनकी नाकामी भी है कि वज़ीर आला को खुद जाना पड़ा, उनको जाके एक्शन लेना पड़ा मौके पे, उनको जाके उनकी फाइलें जो वुज़रा का काम था सेक्रेटरीज के साथ बैठ के वो खुद निकलवानी पड़ी कि ये पैसे जी देने हैं, देंगे तो मामला चलेंगे। और बात ठीक है, पैसे अगर आप देंगे तो काम आगे चलेंगे ना, पैसे जब नहीं होंगे तो खैरात पे कौन चलाएगा? अब आप टेंडर करने जा रहे हैं, आप इनको ठेके पे देने जा रहे हैं, इनको प्रॉपर करने जा रहे हैं, तो फिर आप प्रॉपर इनका बाकायदा सिस्टम बनाए। ये ना हो कि कल को फेलियर की जिम्मेदारी कोई ना हो। अगर ये प्रपोज किया है ब्यूरोक्रेसी ने, आपकी पॉलिटिकल मुशावरत हुई है टीम के साथ,
तो फिर इसमें जो है ना वो नाकामी नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो इरिवर्सिबल है। अगर आपके तजर्बे के दौरान किसी की जान चली जाती है, आपके तजर्बे के दौरान हज़ारों लाखों लोगों को इलाज मुआवजा नहीं मिलता, आपके तजर्बे के दौरान किसी को दवाइयाँ नहीं मिलती, आपके तजर्बे के दौरान किसी की सेहत खराब मजीद हो जाती है, तो वो इरिवर्सिबल है ना, वो वापस तो नहीं होगी ना, उसका खमियाजा तो नहीं भुगता जा सकता। तो इस पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अब ये जो फैसला कर लिया है इसमें नाकामी की गुंजाइश नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, एक तरफ खबर मैं देख रही हूँ, अस्पताल में एसी के पाइप चोरी करने वाला गिरफ्तार कर लिया, ये भी होता है जी बिल्कुल। असल में मैं ये बताऊं कि जो म्यू अस्पताल है उसका जो ओपीडी है उसके जो आउटर है ना, एसी के आउटर, वो चोरी हो जाते हैं, आउटर चोरी करके ले जाते हैं। और वो बाकायदा तौर पर एक गैंग है, वो जो शाम को आती है और वो शाम को क्योंकि ओपीडी बंद होता है तो उसके डॉक्टरों के फिर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो फार्मासिस्ट कंपनी जो मेडिकल रैप से वो लगवाते हैं, क्योंकि अस्पताल तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके आउटर जो लगाए, और वो आउटर चोरी हो जाते हैं। इस तरह की चोरी की वारदातें। अच्छा जी, दुर्नियाब आपने जिक्र किया कि ये हेल्थ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी है। पहले अगर ये दौरे कर ले तो जो अब कर रहे हैं, क्योंकि हारिस सलमान रफीक साहब ने पीआईसी का दौरा किया, लिफ्ट फॉल करने की हिदायत जारी की हैं, ये पहले दौरे हो जाते हैं। अच्छा, मैं यही बात अब देखिए, अगर हम तनकीद करेंगे तो हमें बातें सुनाएंगे, लेकिन ये फिर आप ना करें ना, हम जगह भी तो देते हैं फिर। हाँ, अगर वज़ीर आला चली गई, उन्होंने वहां जाके मरीजों की सुन ली, दवाइयाँ बाग में फंड्स हाफ कर लिए, अब उनके नक्शे कदम पे वही चीजें रीडू करके मीडिया पब्लिसिटी स्टंट करने का क्या हासिल है? बिल्कुल, या तो फिर करवा के दिखाएं, या तो आप करवा के दिखाएं, आप कहें जी कि ये वज़ीर आला साहिबा ने हुक्म दिया था, उन्होंने ये पॉइंट्स हाईलाइट किए थे, हमने ये करवा दिए हैं। आप उस मौके पे प्रेस टॉक भी करें, आप साथियों को बुलाएं, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि जी बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर आला के दौरे के विद इन 5 to 6 या 10 डेज के अंदर ये चीजें आपकी इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। वहां पे आज भी चले जाएं, कुछ भी नहीं होता अमली तौर पे। आगे ईद की छुट्टियां, पूरा हफ्ता गायब, ना बंदा ना बंदे की जात मिली है, ना अमला मिलना है आपको। बिल्कुल सही। अब अल्लाह ताला बेहतरी करे, लोगों पे आसानी करे। ईद के दिनों में इमरजेंसी और बाकी अस्पतालों की हालत जो है वो ऐसे होती है कि कोई नहीं होता वहाँ पे, कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, बड़ा मामूली सा टेम्परेरी सा अरेंजमेंट होता है, और वो भी बेसिक किस्म की, किसी के पेट में दर्द है, किसी को चोट लग गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आप क्रॉनिक डिजीज को हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये आपने जो 5 पॉइंट रेस किए, अगर वुज़रा साहिबा को अभी जाने की जो रहमत उठानी पड़ी, अगर ये पहले उठा लेते तो बात इस नौबत तक ना पहुंचती। हम बहुत अरसे से ये तनकीद कर रहे थे कि वज़ीर आला साहिबा को खुद जाना पड़ेगा, और बिल आखिर उनकी मेहरबानी है, बहुत अच्छी बात है कि वो खुद गई और जाके उन्होंने लाहौर के 2, 3, 4 बड़े अस्पतालों को देखा, तो उनको अंदाजा हुआ कि बहुत जरूरी था, क्योंकि अद्वियात का मामला क्या है, फंड्स की किल्लत, मामलात अस्पतालों के क्या है। अब सीएम साहिबा खुद नजरों से अगर उनकी गुजर गए तो वी होप कि वो बार बार इनका जायजा लेती रहेंगी। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यतीमों का खस्ता हाल इदारा मॉडल चिल्ड्रन होम में तब्दील किया गया है। वज़ीर दाखिला ने मॉडल होम में फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया, बच्चों के कमरों में गए, वॉशरूम, कैफेटेरिया का मुआयना किया, शानदार सहूलियात को सराहा और ईदी भी दी और गिफ्ट भी दिए। कैसर को जी बिल्कुल, ये यतीमों का खस्ता हाल अदारा था जो अब मॉडल चिल्ड्रन होम में तब्दील हो गया है। ये सारा क्रेडिट जो है गोहर एजाज और उनके बेटे जो है वो सुल्तान गोहर को जाता है, जिन्होंने बेहतरीन तौर पर काम किया है। और मोहसिन नकवी साहब ने इसका अदारे का दौरा किया है और उन्होंने बच्चों को ईदी दिया है, बच्चों को गिफ्ट दिए हैं, और सारे सेंटर का, कमरों का, वॉशरूम का दौरा किया है, कैफेटेरिया को चेक किया है, और मसाली उनको करार दिया मोहसिन नकवी साहब ने। और इन्होंने गोहर एजाज की तारीफ की है, गोहर एजाज और उसके बेटे सुल्तान गोहर ने बड़ा अच्छा काम किया है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के फलाई काम होने चाहिए। और यतीमों का अदारा है, वहाँ यतीम बच्चे हैं, और यहाँ मुखिर हज़रात भी आते होंगे बहुत सारे, और वो खुद भी एक मुखिर हज़रात है गोहर एजाज साहब, उन्होंने अपने तौर पर भी अपनी जेब से भी काफ़ी पैसे लगाए हैं। तो मैं तो इस वाले से दुआ गूँ जी, इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बट हुकूमती सतह पर ऐसा कुछ मैं इसी तरफ आने वाला था कि जब आप इनसे फंड्स मांगे ना कि हमने पब्लिक बेहतरी के लिए कोई फंड को मनसूबा करना है, हमने कोई सोशल वर्क का करना है, हमने कोई यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का, बेसहाराओं का काम करना है, तो इस ब्यूरोक्रेसी का ना इतना समूह निकल आता है और इनको इस तरह तकलीफ हो रही होती है कि जैसे आप वो पैसे इनकी जेबों से निकाल रहे हैं। और जब वज़ीर आला या कोई भी वज़ीर आज़म होता है या कोई भी आपका पॉलिटिकल हो, उसकी खुशामद के लिए ये फंड्स जिस तरह निकाल के पेश करते हैं वो देखने वाले काम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा फेस रहनी है इस मुल्क में। अब इसके दरमियानी रास्ता क्या था? मोहसिन साहब जब गए, जब वज़ीर आला थे, उन्होंने इसका दरमियानी रास्ता ये निकाला कि जो उनके ताल्लुकदार हैं
जो उनसे प्यार करते हैं, जिनसे वो प्यार करते मुखय्यर हैं, हजरात। उनको रिक्वेस्ट की कि जी आप मेहरबानी करके एक इदारा तो आप टेकअप कर लें। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ टेकअप करने की रिक्वेस्ट की। आज वो जब तनावर दरख्त बन गए हैं तो आज जाके उनको खुद भी दिली खुशी महसूस होती है। आज जाके जिन लोगों ने इस पे काम किया, जिसमें गौहर रिजाब वन ऑफ, मतलब कि लाहौर पे अगर कुछ लाहौरियों पे कुछ एहसानात सही हैं कह रहे ना, हैं जो छुपे हिडन एहसानात हैं, वो उनके हैं, बेशक। जो हम लोग तो जानते हैं लेकिन लाहौर वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। जिस तरह उनमें दिल के अस्पताल में खिदमात हैं, किडनी वाले जिना हॉस्पिटल के जिन्ना अंदर भी हॉस्पिटल खिदमात में, हैं, उनके अंदर मतलब कि उनको जिस काम के लिए कहा गया वो उन्होंने किया। अब इस मॉडल को लेकर हमारे जो लाहौर के अलावा पूरे मुल्क में जितने ताजिर हजरात हैं वो भी तो उसको फॉलो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको भी तो करना चाहिए ना। छोटी सतह पे कर लें, कोई तालीमी सतह पे कर लें, कोई आपकी अद्वियात की सतह पे कर लें, किसी को आप फर्ज करें कोई रोजगार देने के लिए छोटे छोटे अखुव्वत के टॉपिक के आप देखें कितने खूबसूरत तरीके से मॉडल बनाया और अखुव्वत आज एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है और वो काम कर रहा है। आप किसी तरफ दुआएं ना, आखिर आपने डिलीवर भी तो करना है ना। अगर अल्लाह ताला ने इस सरजमीन से आपको उठाया है तो इस सरजमीन के रहने वाले जो बेचारे बहुत ही डिप्राइव हैं उनका भी तो हक है। No doubt। इस मॉडल को मेरा ख्याल है अगर लाहौर के अलावा हट के दूसरे शहरों पे, दूसरी जगहों पे भी अडॉप्ट किया जाए तो बहुत सारे मुखय्यर हजरात ऐसे हैं जो चले फेम कमा लें। हम अब ये भी बहस नहीं करते कि किसी ने अगर कोई राशन बांटा तो तस्वीर खिंचा ली, किसी ने अगर कोई किसी का दर्द सुख बांटा तो उसने प्रमोशन कर ली, कर लें आप। बिल्कुल ऐसे ही। किसी का दर्द सुख निकल जाता है, कुछ फायदा तो हो ना किसी का उससे। वक्त निकल जाता है, किसी का मुश्किल टाइम निकल जाता है, आप कर लें प्रमोशन, लेकिन इसको एक सरकारी सतह पे अडॉप्ट होना चाहिए और इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मेरा ख्याल है मैं रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आला साहिबा से, उनकी टीम से कि इसको एक फलाही जो आपने खिदमात देनी है उसको शोल्डर जो बर्डन है वो दूसरों में मुंतकिल कर दें, लेकिन इसका कोई मैकेनिज्म आप एक वेल प्लान सिस्टम बना दें, मुखय्यर हजरात ही आपके साथ क्यों इतना नहीं बढ़ देंगे। चढ़कर हिस्सा आप आज यहाँ चिल्ड्रन होम में जाके देखें जिसको ये रेनोवेट किया गया है, जिसके ऊपर जाके गौहर रिजाज साहब ने पैसे लगाए हैं, खैरात की है उनके बेटे ने, और जहाँ मोहसिन साहब खुद जाके दिली खुश हुई है उनको। ठीक है आप छोड़ दें इन 3 बंदों को, लेकिन जो बच्चों के साथ जो दुआएं उनकी निकल रही होंगी, No doubt। जो उन मासूम लोगों की, उसका क्या नीमल बदल है? इन लोगों का दिल नहीं करता क्या ये ईद की खुशियां मनाएं। ये भी मुंतजर थे कोई आके ने ईदी दे के जाए, ईद पे प्यारे प्यारे कपड़े पहने। तो वी रियली अप्रिशिएट गौहर रिजाज साहब की जानिब से जो किया गया है, बहुत बड़ा इकदाम है। मेरे ख्याल से इसको हुकूमती सतह पर भी अगर बढ़ाया जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी हो सकती है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अगली खबर है, पानी बचाने के लिए क्रैकडाउन के अहकामात, इमरजेंसी लगाएं, जुर्माने बढ़ाएं। हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है वक्त की अहम जरूरत है। वासा इस पे क्या कर रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट के अहकामात। बिल्कुल, इस हवाले से पिछली दफा भी ये खबर चली थी कि पानी बचाव के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने कहा कि इस हवाले से इमरजेंसी लगाएं और जुर्माने बढ़ाएं, और घरों के बाहर जो लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं, सफाई करते हैं, गाड़ियां सफाई धोते हैं, या उनको रोका जाए उन हवाले से, और जो सोसाइटी के खिलाफ एक हफ्ता एक्शन लिया जाए, और क्या साली के हवाले से 2 रोज़ के लिए इकदाम करने का हुक्म दिया हाई कोर्ट ने। और साफ इनको बिलों में किस्तों में रकम शामिल करके वाटर मीटर फराम करें, ये भी हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है, वाटर मीटर फराम किए जाए। और जो पानी है इस वक्त बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब दरियाओं पर भी पानी का इशू है और ये शहरों में भी पानी का इशू है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए एक प्रॉपर इंतजाम करे पानी के लिए, और पानी बचाने के लिए इकदाम किए जाए, और बजाय इसके हर रोज़ हाईकोर्ट के आर्डर करे और हाईकोर्ट के आर्डर पर ही वाटर मीटर लगाए जाए और टैरिफ बढ़ाया जाए या इमरजेंसी लगाया जाए। वासा खुद क्यों काम नहीं करता, और वासा के रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अब शुक्र ये नहीं कहते कि वासा की रिपोर्टर है, ये क्यों नहीं काम करते? अच्छा, इसमें इसमें कोताही है। देखें, बहुत अरसे से मैंने भी वासा मीटर्स की जो खबरों के ना फॉलो अप नहीं किया। ये तो 2 साल पहले लग जाना चाहिए था। बिल्कुल, इसका तो काम भी हो चुका था, चाइनीज कंपनी के साथ टेंडर प्रोसेस मुकम्मल किया जा चुका था। उन्होंने पाकिस्तान में फैक्ट्री लगानी थी, रोजगार का मौका पैदा करना था। 7-7.5 लाख उस वक्त कंज्यूमर थे लाहौर शहर के जिनका वाटर मीटरिंग होनी थी। अब तो बहुत ज्यादा है। अब तो जाहिर बात है 10 लाख को भी क्रॉस कर चुके होंगे, पता नहीं कितने होंगे, इनके अपने रिकॉर्ड में भी एग्जैक्ट फिगर नहीं होंगे। इस पे फार्मूला यही तय हुआ था कि चाइनीज कंपनी जिन्होंने ये अवार्ड किया था वो आके फैक्ट्री लगाएंगे, यहीं पे मीटर की असम्बलिंग होगी, यहीं बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग तक, और जो मीटर लगाएंगे उसका एक मामला तय किया गया था कि मीटर की कॉस्ट जो है वो मरहलावार किस्तों में थोड़ी थोड़ी करके सारिफ के अकाउंट में शामिल की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद वो 6 माह में या साल में वो कॉस्ट पूरी हो जाएगी,
उसके बाद बिल जो रूटीन में चलता रहेगा, फिर लोगों को कुछ खौफ खतरा होगा कि हमने पानी हमने अब आप देखें ना 5 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, केनाल के 2 केनाल के, उनको पता है कि हमें फिक्स बिल आ रहा है, ठीक है, हम पानी की नदियां बहा दें, बिल्कुल हम जो मर्जी करें, हम पूरी आबादियों में पानी फैला दें, उनको कोई गर्ज नहीं है उससे। और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लापरवाह लोग हैं कि जिनकी लीकेजेस घर के अंदर होती हैं, वो अपनी लीकेजेस ठीक कराना गवारा नहीं करते, वो कतरा कतरा पानी जाया होता रहता है, और ये हर घर में प्रॉब्लम होगी, हर घर में प्रॉब्लम होगी, उसको कैटर नहीं करते। और प्लम्बर बुला के उस काम को ठीक कराने की तो कहते हैं खैर है, क्या हो जाएगा, जो थोड़ा पानी है बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पानी आपका ज़ाया करते करते बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। फिर ये जो मंतक है ना, ये मुझे समझ नहीं आती कि आपने जो फर्श धोने हैं, सड़क तक जो धूप डालनी है, आपको किसने ये राइट दिया है कि जी आप सड़कें भी धो दें, आप फर्श भी धो दें, आप सब कुछ कर दें। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि जो हमारे लाहौरियों का एक मशगला है बार बार नहाना, वो भी अब गर्मियाँ आ रही हैं, अब इस पानी की जो खपत है ना वो डबल का ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि वो गर्मी होगी, गर्मी में अब बिजली महंगी होगी, एसी अफोर्ड करते नहीं होंगे, वो सुबह नहाएंगे, दोपहर को नहाएंगे, मतलब कि घर जाने काम पे जाने से पहले नहाएंगे, काम से वापस आने पे नहाएंगे, और फिर रात को सोने से पहले नहाएंगे कि थोड़ा ठंडक का एहसास होगा। बहुत ज्यादा पानी इमरजेंसी लगने की जरूरत है, इस बिल्कुल लगने की जरूरत है, आपको इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, आपको वाटर मीटरिंग 100% इम्पोज करने की जरूरत है, MD वासा से रिटर्न एक कमिटमेंट लेने की जरूरत है कि आप बताएं कि आप 100% मीटर कब तक लगाएंगे, वो अंडरटेकिंग रिटर्न दें, उसके बाद ये काम रुक सकता है। या फिर आप जर्मन मॉडल पे चले जाएं कि पानी आने का भी मीटर है और जाने का भी मीटर है। आप जितना पानी यूज करते हैं, चाहे वो बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, वॉशरूम में कोई आपका यूजेज है, वो पानी का जो ड्रेन होता है ना, उसमें भी मीटर है, मतलब कि वो पानी। और वहां पे आप अगर देखें तो उनके जो कमोड सिस्टम है, फ्लश सिस्टम है, उसमें 2-2, 3-3 किस्म के पॉइंट्स हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पे यूरिन पास करना है तो उसमें थोड़ा पानी यूज करना है, अगर आपने और आपकी एक्टिविटी है उसमें कितना पानी यूज करना है, तो उन्होंने उसके अंदर भी बिल्डअप किया हुआ है, पानी जाया नहीं होने देते और इतनी ज्यादा कदर करते हैं, हालांकि वहां पे पानी बहुत आता है, हमारे यहाँ तो बस बहाते चले जाए तो भाई फिर यूरोप की जो नदियां हैं, जो नाले हैं, जो आज तक वो क्यों नहीं सूखी, इसी वजह से नहीं सूखी ना। हमारे दरिया रावी का हाल देख ले, मुझे तो लगता है कि खोगे साहब वहाँ प्लॉट कट रहे होंगे आने वाले दिनों में, जो हालात हो गए रावी में, पानी नाम की चीज ही कोई नहीं है। बिल्कुल, तो प्लानिंग क्या है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी वासा की? प्लानिंग तो वासा ने 2 साल पहले कागजों में मीटर लगा देने थे, जिसका तयन किया गया था, 7.5 लाख मीटर आज तक लग जाने चाहिए थे, जो उनकी प्लानिंग थी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट 2025 में मुकम्मल होने थे, जो मैंने कल भी परसों भी खबर दी थी कि 2025 में मुकम्मल, अब वो 5 साल आगे चला गया। इसी तरह वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आप जब दरिया का पानी या नहर का पानी जो ज़ाया हो रहा है, आप उसको ट्रीट करें, उसको काबिल इस्तेमाल बनाएं, उसको आप आबियारी के लिए, आप सरसब्जे के लिए, आप खेती बाड़ी के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। ज़मीन से साफ पानी निकालना बंद कर दें। यहाँ पे 6 लाख से जायद 600 से जायद जो ट्यूबवेल्स हैं वो लाहौर शहर में इंस्टॉल है, सिर्फ जो पर डे पानी निकाल रहे हैं। और अगर आप उसका तयन कर लेना, आपके होश उड़ जाएं कि हम लाहौर से कितना पानी निकाल रहे हैं, अंदाजा करें। सालाना उसका जो ग्रोथ है पानी गिरने की, वो ग्रोथ तो खत्म हो चुकी है, जो पानी गिरने की डिक्लाइन की तरफ रेशो है वो तकरीबन 3 मीटर तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अब और बहुत सारे एरियाज जो है वो ड्राइनेस की तरफ जा रहे हैं, जहां पे अब 900-800 फुट पे पानी निकलता, वहां नहीं निकलता। ये 200-300 फुट पे निकलना, 100 फुट पे निकलना तो बहुत आइडियल जगह है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में कोई ऐसी जगह रह गई है जहाँ पे 100 फुट में पानी निकलता होगा। नहीं, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अलबत्ता आने वाले दिन बड़े मुश्किल हो सकते हैं, आने वाले साल, अगर आपने प्रॉपर कोई प्लानिंग ना की, क्योंकि यहाँ पर तो हम रूटीन में ही देखते हैं, सड़कें भी धोई जा रही होती है, घर भी धोए जा रहे हैं, बर्तन, एक घर में सारा दिन आप अंदाजा लगा ले कितना पानी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके अल्टरनेट में कुछ भी नहीं किया। और पानी होगा तो आप ये जो 137 अरब रुपए का काम कर रहे हैं, उसमें कोई ड्रेन आउट होगा ना वाटर। बिल्कुल, आप खरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो इन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कौन करेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स लगते चले जाएंगे, पानी नहीं होगा, उनका इस्तेमाल नहीं होगा तो फायदा क्या है। अलबत्ता इसके लिए कोई मैकेनिज्म तो लाजमी होना चाहिए। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एमरजेंसी भी लगाए। ये जुर्मानों वाला सिस्टम क्या हो सकता है, कैसे ये चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल देखिए, इसका एक ही हल है जो हाई कोर्ट ने तजवीज़ किया है, इसी खबर में मेंशन है कि आप उन जुर्मानों को बिलों के अंदर ऐड अप करें। हाँ, ठीक है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप एक पर्ची उनको दे देते हैं 1000 की, 5000 की, 2000 की, क्या उसका इम्पैक्ट है, और आप पानी काट नहीं सकते।
इधर तो लोगों ने वहाँ पे आपको कहना है जी कि आपने तो करबला का मैदान बना दिया यहाँ ऐसे ही पे। है, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा यहाँ पे मॉरल प्रेशर भी आया था। आप किसी का पानी कैसे बंद कर नहीं, सकते possible हैं? ही इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप उसको फिक्स रखें, जो जुर्माना वायलेशन हो जाए वो आपको ईद चालान की सूरत में, आपको मॉनिटरिंग की सूरत में आपको मिल जाए और आपके बिल में ऐड अप हो जाए। आप नहीं देंगे ना तो आपके खाते में डबल ट्रिपल होता वो रहेगा। तो होता रहेगा और इन दी एंड आपको भुगतना पड़ेगा। बस हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है। अगर इंडिविजुअली ये समझ ले कि अगर वो भी वक्त आ जाएगा, अगर यही इसी तरह इस्तेमाल करते रहे कि आपको कराची वाले हालात आप कराची वाले टैंकर माफिया के हालात देखें, कराची वाले हालात हो जाएंगे। तो अगर उस वक्त से आप बचना चाहते हैं, पानी का बेदरेगी इस्तेमाल जो है उसको रोक दें, कम इस्तेमाल करें, जरूरत के टाइम इस्तेमाल करें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए इसको बचा के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 29 मार्च और जिनकी सालगिरह है हम उनको विश करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिनकी कल सालगिरह है और फिर अगर मंडे को ईद हो जाती है जी, तो हमारा ये सेगमेंट ईद वाले दिन तो नहीं हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर ईद ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। तरीक़ेकार वही होगा। अगर आप शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर पर आप हमें अपनी पिक्चर्स नाम के साथ भेजे, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। रायान रिजवान की सालगिरह है, फातिमा तैयब की, असदुल्ला किल्ला की सालगिरह है, मोहम्मद शरीफ अब्बास। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आप ही के लिए ये स्पेशल सेगमेंट शुरू किया गया है। आप ही इसको मजीद स्पेशल बनाते हैं और आपके लिए ही इसको स्पेशल बनाया जाता है ताकि आपको अपनी बर्थडे पे स्पेशल फील कराया जाए। तो जिनकी सालगिरह होती है जी, आप सभी लोगों के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, बच्चे, बड़े, नौजवान, बुजुर्ग, क्योंकि दिल तो सबका जो है वो चाहता है कि उनकी बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो। तो आप हमें अपनी पिक्चर भिजवा सकते हैं अपने नाम के साथ। आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको आज के भाव। हमारी रिपोर्टर अफशा में ज्वाइन करिए। रेट लिस्ट उनके पास है, ईद करीब करीब है और सब्जियों की कीमतें आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि हम आपको बता दें जी पहले से ही कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा खरीद के रख लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ जानी है। अफशा, रेट लिस्ट। हाँ जी, पूरा रमज़ान ही हमने आपको जो है फलों की कीमतों से आगाह किया है। आज है ना एक मुख्तलिफ काम करते हैं। आज ऐसा करते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने अपने घर के लिए फ़्रूट ख़रीदना है और फ्रूट चाट बनानी है तो 1000 रुपये में भी मैं क्या फ़्रूट चाट बना सकती हूँ आज के दौर में, क्या नहीं, ये मैं आपको भी बताते हैं। कीमतों का जो प्राइस कंट्रोल में जिस स्टेट की जानिब से कीमतें जारी की गई हैं और जो ओपन मार्केट में कीमतें हैं उनका फ़र्क करके आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर मैंने फ्रूट चाट बनानी तो मुझे केले चाहिए, तो वो दर्जन 260 के हुकूमत की जानिब से हुक्म जारी हुआ है कि उन्हें बेचा जाए, लेकिन यहाँ पर वो 300 रुपये दर्जन में मिल रहे हैं। तो 300 रुपये दर्जन के मैंने केले ले लिए। 7 सेब अव्वल अगर मैं लेती हूँ 325 का मिलना चाहिए था, लेकिन 360 का मिलेगा। 360 के सेब हो गए, 300 रुपये के केले हो गए। साथ में अगर मैं अमरूद लेती हूँ तो 250 के ये अमरूद मिलेंगे जो कि मुझे 220 के मिलने चाहिए थे। इसी तरह अगर क्योंकि मैं खजूर है, मैंने अफ्तारी करनी है और खजूर से ही रोज़ा खोलना है, तो वो 460 दर्जे अव्वल की खजूर मुझे मिलेगी, लेकिन वो 550 रुपये में यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर मैं स्ट्रॉबेरी भी अपनी फ्रूट चाट में ऐड करूँगी तो वो 130 की मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो 250 रुपये की मुझे मिलेगी। इसके हिसाब से मेरा इस वक्त जो है अगर कैलकुलेट किया जाए 300 और 200 लगा के तो 600-700 रुपये तो मेरा अभी बन गया। सिर्फ मैंने 3 फल खरीदे और इसके साथ अगर मैं किन्नू, तरबूज या खरबूजा इनमें से कोई फल ऐड करती हूँ तो इनकी कीमतें भी 130 से 180 जबकि 350 से 500 रुपये तक भी बेची जा रही हैं। तो ये डाल के भी मेरे 1000 रुपया हो जाएगा। तो 1000 में सिर्फ मैं एक बाउल जो है फ्रूट चाट का बना सकूँगी और उसके अलावा कुछ और जो है मैं ख़रीद नहीं सकती हूँ। तो ये हाल रहा है पूरे रमज़ान
में फलों का कि जिसकी वजह से शहरी जो है कलिपते भी रहे हैं, गुस्सा भी करते रहे हैं और महंगे दामों ये फल ख़रीदते भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका काम है यहाँ आके इन फलों को इनकी ओरिजिनल कीमत पे फ़रोख्त करवाना, वो मंज़र आम से हमेशा गायब दिखाई देते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम स्पेशल और बहुत ही स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं। आज बर्थडे है जी हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क हैं जी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिटी 42, सिटी 41, रोही 24, इसके साथ साथ हमारे जितने ग्रुप्स हैं सबके प्रोग्राम जितने भी हैं वो हमारे डायरेक्टर प्रोग्रामिंग साहब जो हैं अली खान साहब ही देख रहे होते हैं। सो अली भाई जो कि बड़े भाई की हैसियत भी रखते हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचर भी हैं, उनको हम सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, सिटी 42 की तरफ से, टीम सिटी 10 की तरफ से आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। मुस्कुराते रहें और मुस्कुराहटे बिखेरते रहें। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे और अगला सेगमेंट है टुडेज हेल्थ टिप। हमारे फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आज के टिप शेयर करेंगे। जुहेब, ओवर टू यू। बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज हम जो वर्कआउट बता रहे हो है स्ट्रेचिंग, बॉडी को रिलैक्स करेंगे बिकॉज रमजान चल रहा है, हैक्टिक रूटीन है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और क्या नॉर्मली क्या फेस करना पड़ा है, बॉडी बड़ी स्टिफ फील कर रही है, लोअर बैक पेन हो रही है, शोल्डर पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, लेग्स पेन हो रहा है। तो इन सबको रिलैक्स करने के लिए आपको 4 से 5 स्ट्रेचेस बताऊंगा, उसको आपने फॉलो करना है, यू विल फील एक्सीलेंट इंशाल्लाह। ओके, फर्स्ट स्ट्रेच पे हम जाएंगे। दिस इज कोबरा स्ट्रेच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बैक पे जाएंगे, कैट स्ट्रेच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Forward again. 5, 4, 3, 2, 1. Backward. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. लेग को क्रॉस करेंगे, हक करेंगे टाइटली। 5, 4, 3, 2, 1। इसी पोजिशन में पीछे मुड़ के देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करेंगे दूसरी तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। Look back. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. The last stretch. लेग को क्लोज करेंगे, पैरों के साथ पैर मिलाएंगे, पंजों से पंजे मिलाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, देन अप, मैक्सिमम डाउन, देन अप। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका भी सर जो है पैरों तक जाए, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप रेगुलर स्ट्रेच करते जाओगे तो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। डाउन अगेन। 5, 4, 3, 2, and 1. Hypertension. 5, 4, 3, 2, 1. And for the last time. 5, 4, 3, 2, and 1. Perfect. ओके, तो ये था हमारे आज का वर्कआउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक लाजमी दें और इसका जरूर आपने लाजमी फीडबैक देना कि आपने बेहतर फील किया। थैंक यू।
थैंक यू सुहेब, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से। इनकी खिदमात, इनका क़याम का मकसद क्या था और किस तरह से ये अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। खालिद महमूद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट के। टाउनशिप में ये ट्रस्ट वाक़ है, तो इसके बारे में हम ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले खालिद महमूद रसूल साहब के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट टाउनशिप लाहौर के ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी हैं और इसके साथ साथ 43 साल वसी तजुर्बे के हामिल हैं। मुख्तलिफ मल्टी और मल्टीनेशनल कंपनियों में ये COO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर के ओहदों पर अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट आपने जब स्टार्ट की तो इसका मकसद क्या था? आया होता ना कि आप जब भी किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ मकसद आप लेके चलते हैं, आपके जहन में कुछ होता है जिसके तहत आप एक पौधा लगाते हैं। तो अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा इस ट्रस्ट के क़याम का मकसद क्या था, बेसिकली आइडिया किसका था? ये बेसिकली जी ये चौधरी रहमत अली मरहूम जो है वो तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है और उनका नाम बहुत फेमिलियर है। नो डाउट। उनके कुछ चाहने वालों ने 1976 में इस ट्रस्ट का आगाज़ किया। उन्होंने इस ट्रस्ट को कायम किया 1976 में और उसके बाद उन्होंने फिर कोशिश की ज़मीन के हुसूल की और बाकी। तो 1986 में ये हमारा एक इदारा हॉस्पिटल पहले कायम हुआ। तो दो उनके लिए पेश नज़र स्ट्रीम ऑफ सर्विसेज थी कि एक तो वो तालीम के मैदान में चाहते थे कि इदारे कायम करें और इलाके के लोगों की जो है ना वो खिदमत की जाए, और दूसरा उनका ये था कि हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटलाइजेशन जो है उस तरफ आएँ। तो उसका उनका एक खासा बड़ा एक प्लान था दोनों सेक्टर्स के लिए। तो उसमें 1986 में ये हॉस्पिटल कायम हुआ। अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह 39 ईयर्स हो चुके हैं और उसके बाद फिर ये है कि हमारे 3 स्कूल्स हैं। तो 1992 में हमारा गर्ल्स स्कूल कायम हुआ, 1994 में बॉयज़ स्कूल कायम हुआ, ये 2000 में हमने एक गर्ल्स कॉलेज कायम किया और उसके बाद फिर वो गर्ल्स कॉलेज जो है उसको फिर कन्वर्ट किया हमने 2022 में एक जूनियर स्कूल के तौर पे। अब इस दौरान में इदारों में ग्रोथ आती रही। हॉस्पिटल जो है उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम OPD से शुरू किया, उस पर डायग्नोस्टिक्स ऐड हो गए, अच्छा उसमें फिर ऑपरेशन थिएटर्स ऐड हो गए, उसमें इनवर्ट पेशेंट्स जो है वो शुरू हो गए, IPD जिसे हम कहते हैं इन पेशेंट का शुरू हो गया, ऑपरेशन थिएटर्स का पूरा सेटअप हो गया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त फुल फंक्शनल हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 800 से लेके 1000 पेशेंट का डेली फुटफॉल है और उसमें जो है हमारा सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट जो है वो OPD है। OPD में तकरीबन 10 से 12 स्पेशलिटीज़ हैं हमारी, गायनी है, पीड्स है, आई है, स्किन है, ऑर्थो है और इस तरह बाकी जो स्पेशलिटीज़ को शामिल करके तो OPD का एक खासा बड़ा सेटअप है। इसी तरह फिर डायग्नोस्टिक्स में हमारे पास एक्सरे भी हैं, पैथोलॉजिकल लैब है, अल्ट्रासाउंड है और इस तरह रिलेटेड काफ़ी मतलब जो प्रॉपर एक सेटअप हॉस्पिटल के लिए चाहिए। देन फिर 24/7 हमारा एक एमरजेंसी रूम है। तो एमरजेंसी सर्विसेज में भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 6 बेड की हमारी एमरजेंसी है और तकरीबन को 250 का डेली उसमें फुटफॉल है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स वहाँ होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके बाद फिर ये है कि हमारा जो 48 बेडेड हॉस्पिटल है, हमारे ऑपरेशन थिएटर्स हैं 3 हमारे। तो ये हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों की खिदमत कर रहा है। अब उसमें ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो वल्नरेबल लोग हैं, जो पुअर हैं, मुस्तहिक हैं, नादार हैं, तो वो जो हमारे पास अपनी एक पूल है ज़कात का या एक फाइनेंशियल सपोर्ट करने का, तो उनको हम जो है वो या बिल्कुल फ्री या इंतहाई सब्सिडाइज्ड दामों पे देते हैं। इसके बाद फिर हमारी फार्मेसी है। फार्मेसी हमारी 24/7 खुली होती है, ब्लड बैंक भी है। तो फार्मेसी जो है उसमें हमारा 10% डिस्काउंट है स्ट्रेट अवे फॉर एनीबडी और जो पाकिस्तानी कंपनीज़ की दवाइयाँ हैं उसके अलावा सर्जिकल पे और उसमें तो हमारी कोशिश ये है कि जितना मुमकिन हद तक हम हेल्थ केयर में अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर सकें वो अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन आप लोगों हेल्थ और एजुकेशन और इसमें इंशाल्लाह आगे एम्बिशियस प्लान है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरह हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी आपके हेल्थ और एजुकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, रजिस्टर करने का तरीक़ाकार? देखिए जी, उसमें अगर तो हॉस्पिटल साइड पे अगर आप देखें तो हॉस्पिटल में ऐसा है जी कि जहाँ हम खड़े हुए हैं हेल्थ केयर में एक तो हॉस्पिटल पुराना है, अभी इसको कम्प्लीटली हम रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन पे जा रहे हैं।
तो इसकी जो रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन है दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो हॉस्पिटल में हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें अगर मुखैर हजरात और जो भी अहले दिल हजरात इसमें शामिल होना चाहें तो दो सूरतें हैं उसकी। एक तो ये है कि ऑपरेशनली जिन पेशेंट्स के लिए हम खिदमत कर रहे हैं, हमें देखें एक ओपीडी जो हमारे पेशेंट्स आते हैं हम सिर्फ 100 रुपीज़ की एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं। वो भी इसलिए कि अगला बंदा जब 100 रुपये पे करता है तो उसको लगता है कि मैंने खिदमत की, एक मुआवजा जो है ना वो दिया, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बहाल होती है, कायम रहती है। और लेकिन ये है कि हमें उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 5 गुना ज़्यादा पड़ती है। अच्छा। तो लिहाजा वो एक समझ लीजिए कि हम एक कंटिन्यूसली खिदमत कर रहे हैं कि जो बंदे आ रहे हैं, अगर जनरल जीपी भी अगर हमारे इलाके में देख लें तो एक आम जीपी भी जो है ना वो 500-700 रुपये लेता है, बाकी दवाइयाँ करके ये वो आपको 1000-1500 में जो है ना फारिग करता है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको एक बेहतरीन कंसल्टेंट विद एमओ एंड ऑल दैट वो 100 रुपये की पर्ची पे देते हैं, बाकी जो है ना वो हम सब्सिडाइज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं वो भी मार्केट से रेट से बहुत कम है। हमारा एक डेंटल क्लिनिक है, डेंटल बहुत महंगा इलाज है, उस पर भी मार्केट से कम है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि ऑपरेशनली वी स्पेंड करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ एनुअली लोगों को ये इस मतलब मेयारी और सस्ता अर्जा या मुफ्त इलाज या हाईली सब्सिडाइज इलाज फ्राहम करने के। तो एक तो सूरत ये है कि लोग उसमें हमें शामिल हों कि हमारा जो मतलब साल का तकरीबन कुछ 6 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा जो है ना वो इसमें पेशेंट वेलफेयर का है, तो पेशेंट वेलफेयर में हमारे साथ चलें। दूसरे ये कि ये हॉस्पिटल हमारा क्योंकि ज़रा पुराना भी हो गया, अब इसमें अपग्रेडेशन चाहिए, इसकी बिल्डिंग की अपग्रेडेशन चाहिए। अच्छा, मेडिकल इक्विपमेंट बड़ा महंगा काम है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। हुकूमतें इसमें आप देखें कि बड़ी मुश्किल में हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसी तरह जो लोग हैं वो बड़ा महंगा इलाज है। तो हमारी अब कोशिश ये है कि जी हमारा ये 2025 में वी हैव अ वेरी एम्बिशियस प्लान कि हम उसमें एक 16 बेड की स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी नई बना रहे हैं। अच्छा, 6 बेड का हम आईसीयू जो है ना वो कम्प्लीटली नया बना रहे हैं। 36 बेड के 2 वार्ड जो है ना वो नए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे अपना गायनी के और पीड्स की जो नर्सिस वगैरह है उसको कम्प्लीटली रिवैम्प और ओटी को भी कम्प्लीटली रिवैम्प कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये है कि जो एक प्राइवेट क्लिनिक्स का हमारे यहाँ एक कमी थी वो भी हम उसको आगाज़ करने वाले हैं। तो लिहाजा कोशिश ये है कि ये इंशाल्लाह जो अपग्रेडेशन का पहला मरला है जिसमें सिविल वर्क्स और जो बाकी है ये तकरीबन कुछ 10 करोड़ रुपये हमें कॉस्ट कर रहा है। वही मैं पूछने वाली थी, फंड्स तो इसके लिए बहुत सारे दरकार तो इसके लिए 6 से 8 करोड़ रुपया वो जो ऑपरेशनली जो लोगों की हम खिदमत करते हैं, और ये पहला फेज़ जो है ये तकरीबन 10 करोड़ का है जी, इसमें सिविल वर्क्स और जो बाकी चीज़ें हैं। फ़ेज़ 2 जो है उसमें हम चाह रहे हैं 2026 में और 2027 में कि उसमें हम जो मज़ीद अपनी मशीनरी है उसको रिप्लेस करें, फैसिलिटीज़ को मज़ीद अपग्रेडेशन करें, कुछ और चीज़ें जो है ना वो सर्विसेज ऐड करें। अच्छा, कुछ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स जो है ना वो अब ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए हुए हैं, उसमें से हम आगे चाह रहे हैं कि एक डायबिटीज़ मैनेजमेंट का एक पूरा सेंटर बनाएं। किडनी एंड लिवर का जो है ना वो हम एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक बना रहे हैं, मतलब वो प्लान में है इंशाल्लाह 2026 में। उसके बाद फिर ये है कि जैसे मेमोग्राफी है, चंद एक और ऐसी वो बीमारियाँ जो कि अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाए तो ख़ानदानों के लिए एक नेमत का बायस होती हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम वो फैसिलिटीज़ जो है ना वो इलाके के लोगों को फ्राहम करें, सो दैट कि हॉस्पिटलाइजेशन तो एक लास्ट स्टेज है, अल्लाह माफ़ करे जहाँ जाके होता है, लेकिन उससे पहले हम जितना उसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो डे टू डे पेन है उसकी वो रिलीफ जितनी कर सकते हैं उसमें हम पूरी कोशिश हमारे करें। यहाँ मसला ही तशखीस करना कि लोग महंगे टेस्ट की वजह से नहीं कराते या वैसे ही लोग ज़रूरी नहीं समझते, तो ये चीज़ें तो बहुत अहम है अगर आप इनको समझे। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद महमूद रसूल साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं, अपना इलाज मुआलजा कराना चाह रहे हैं, फ्री अद्वियात, फ्री टेस्ट की सहूलत हासिल करना चाह रहे हैं, सो उनका क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए जी, चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट का जो एक मॉडल है वो ये है कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे जो महदूद वसाइल है उसी के साथ हम कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे ही काम कर रहे होते हैं, हम कमर्शली नहीं हैं। तो जिस तरह एक हेल्थ केयर में कमर्शियल बहुत ज़्यादा एक है वो हम बिल्कुल नहीं है। तो हमारी कोशिश होती है कि जैसे ओपीडी से लेके डायग्नोस्टिक्स है, इन पेशेंट्स है, ऑपरेशंस है, मेडिसिन है, जहाँ जहाँ हम मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं उनकी खिदमत वो कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि जो लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल वल्नरेबल लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसके दो हमारे पास क्राइटेरिया हैं। वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग के दो बेसिकली स्ट्रीम्स हैं कि जो लोग ज़कात के हकदार हैं और हमारे पास ज़कात में पूल में मौजूद है और जो उसकी शराइत हैं उसके मुताबिक एक असेसमेंट की जाती है। तो उस असेसमेंट में जो लोग फॉलो करते हैं उसके मुताबिक फिर ये है कि उससे हम उसको कम्प्लीटली जो है ना उसको मदद करते हैं। दूसरा फिर ये है कि ये अगर फ़र्ज़ को दूसरा है अतियात है या जो दूसरा हमारा फंड्स है उसमें आते हैं,
उस पर भी फिर एक एनालिसिस की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ये भी देखा है कि लोग वो हर चीज़ में मिसटेक भी बाज़ औक़ात करते हैं एक छोटे से बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए तमाम अच्छे इदारों ने फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का एक तरीकाकार तय किया है। तो वो फाइनेंशियल स्क्रीनिंग में हम देख लेते हैं कि इनकी फैमिली इनकम क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, फॉल उसमें करते हैं, आया इसको 100% फ्री में फॉल करते हैं या 25% या 50%, जितना हैविली उसको डिस्काउंट या उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जी। उसमें जो पूल हमारे पास अवेलेबल होता है, नेचुरली हमारा भी एक पूल है ना सर्टन, कि हर महीने एक ज़कात का एक सर्टन पूल हमारे पास एक बजट में रखा हुआ है, इसके अलावा दूसरा रखा हुआ है। तो उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके और मैच करके फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ तालीम के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। स्कूल्स आपके कितने हैं और किस तरह से चलाए जा रहे हैं? जी माशाल्लाह हमारे 3 स्कूल हैं जी। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि स्कूल्स हमारे एक 92 में गर्ल्स स्कूल और 94 में अपने बॉयज़ हाई स्कूल, अब दोनों की 30 ईयर्स की ज़्यादा की लेगेसी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अलुमनाई है बहुत अच्छी पोजीशन पे, वेल प्लेस पोजीशन पे। अभी हमने 3-4 दिन पहले एक इफ्तार डिनर किया, तो उस पर ख़ास तौर पे हमने अपने 3 अलुमनाई को इनवाइट भी किया। बड़ी खुशी हुई कि उनमें से एक डॉक्टर हैं, एक बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीनियर पोजीशन पे हैं, एक मजिस्ट्रेट भी थे। तो इस तरह एक लेगेसी है। और उसके बाद ये इस वक्त हमारे जो 3 स्कूल हैं उसमें गर्ल्स हाई स्कूल है, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टी बहुत अच्छी है, मास्टर्स और एमफिल कम से कम सारे लोग हैं। और उसमें यह है कि हमारे उस पूरे इलाके में 6000 से लेकर टाउनशिप में जो अच्छे स्कूल हैं 6000 से 12000 की फ़ी है कम से कम। तो उस पर हमारी कोशिश ये है कि हम एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग में एक बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ और उससे भी आधी फ़ीस के ऊपर जो है ना वो लोगों को सर्व कर रहे हैं। उसमें भी फिर ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि तकरीबन 1/3 के करीब बच्चे जो है ना वो किसी न किसी सूरत में फाइनेंशियल स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहे होते हैं। वो किनशिप बेसिस पे है, वो ऑर्फनेज बेसिस पे है, वो फाइनेंशियल कंपल्शन बेसिस पे है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इस साल हमने एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी हेफ्टी और जनरस स्कॉलरशिप भी शुरू किए। जो पोजीशन होल्डर्स हैं 3 हर क्लास के, और उसके बाद जो 9th में बच्चे बोर्ड की पोजीशंस लेके आ रहे हैं। सो ऑल पुट टुगेदर 38 to 39% बच्चे जो हैं वो डिस्पाइट हैविंग दिस वेरी नॉमिनल फ़ी, वो एक तरह से हम उसको फाइनेंशियल स्कॉलरशिप किसी न किसी सूरत में दे रहे होते हैं। फिर हमारा एक जूनियर स्कूल है जिसमें बेसिकली क्लास 1 तक के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं उसमें भी इसी तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सक्सेस है। और आगे जाके हमारी जो कोशिश है कि इस साल के आखिर तक अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करना चाह रहे हैं हम 25% के करीब, और अगले 3 सालों में टारगेट है कि इंशाल्लाह इसको डबल कर पाएँ। एक हमारा स्ट्रीम और है, बड़ा अहम है, और उसमें वी टेक अ प्राइड इनटू इट कि स्पेशल एजुकेशन का हमारा एक सेक्शन है, वो हमारा एक कोलैबोरेशन है एक और इदारे के साथ। उसमें स्पेशल एजुकेशन जो है वो बच्चे आते हैं, उसमें हमारी यह पूरी कोशिश है कि उस सेक्शन को और बढ़ाएं, क्योंकि पेरेंट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे मसाइल काफ़ी ज़्यादा है। एक स्पेशल बच्चा भी अगर फैमिली में हो तो आपको पता है कि प्रेशर उस पर काफ़ी आ जाता है। तो उसमें ये है कि हेयरिंग एड के काफ़ी प्रॉब्लम है लोगों को, ऑटिज़म के हैं, CP की हमारी एक छोटी सी क्लास है वो है, स्पेशल एजुकेशन। सो दिस इज़ वन एरिया वी टेक प्राइड इनटू इट कि हम इसमें काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, और बोर्ड्स में और एजुकेशन में सालाना रिजल्ट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसको मज़ीद आगे लेके जाने की कोशिश है। रिजल्ट तो अच्छा आ रहा है। हमारे यहाँ ना एजुकेशन सिस्टम बड़ा मुतासर है। सो क्वालिटी एजुकेशन पे हम अगर बात करें तो किस तरह इंश्योर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो दी जा रही है? ये आपने बड़ी अच्छी बात की जी। अब क्वालिटी एजुकेशन जो है ना दैट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी मेजर इशू हर तरह के बच्चों। इस तो बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है कि वो घर पे बच्चों को जो है ना वो टाइम दे सकें। अच्छा, स्कूल जो है ना उनकी एक सर्टन लिमिटेड कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। अब उसमें ये कि 2-3 चीज़ें जिस पे हम फोकस कर रहे हैं जी। हमारा एक तो ये है कि अभी जैसे सिलेबस चेंज होना शुरू हुआ है, स्टेम बेस्ड या स्ट्रीम बेस्ड जो है, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ है, इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस है। अच्छा, हमने अभी जो कोशिश की है कि वो जो ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ने पढ़ाने का, उसकी बजाय ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। आपके उस तरह की माहौल क्रिएट किया जाए, क्लासरूम जो है जिस तरह नई टेक्निक्स आई हैं जिसमें बच्चों को ज़्यादा आप इंगेज करते हो, रोबोटिक्स वगैरह हैं, और इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजीज़ हो उसमें इंगेज करके जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो। अच्छा, उसकी साइंस लैब्स उसी तरह की हैं, उसकी ऑडियो विजुअल लैब्स हम डेवलप करने की उसी तरह कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों को जितना मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक आप इंगेज करेंगे, रट्टा लगाने की बजाय, उसमें सोच और उसमें एक खोज या इन्वेस्टिगेशन जो है उसको अगर उस पर जो एक जानने की ख्वाहिश है उसको अगर आप सुलगा सकें, उसको अगर प्रमोट कर सकें, तो फिर बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह रिसोर्सेज अब इतने अवेलेबल हैं कि बच्चे फिर उसमें चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। एक फिर हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी जोर रहता है। हमारे पास बहुत कुशादा ग्राउंड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यह है कि बच्चों को बाकी जो अपना खेल कूद की फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी हम प्रमोट करते हैं। ज़बरदस्त। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान जी इसमें एज़ फार एज द हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, उसमें एक एम्बिशियस, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि हम
2025 में अल्हम्दुलिल्लाह ये उसमें नई एमरजेंसी और उस पर ICU और ये फैसिलिटीज़ ऐड कर रहे हैं। 2026 और 27 में हमारी ये है कि हम इसको मज़ीद अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको एक्सपेंड कर सकें, अपग्रेड कर सकें, क्वालिटी हेल्थ जो है उस सिलसिले में मज़ीद जो है ना वो इम्प्रूवमेंट ला सकें। हमारे पास जो फुटफॉल है उसमें इससे 2 गुना फुटफॉल के लिए अपनी कैपेसिटी को हम जो है ना वो जनरेट कर रहे हैं। इसमें फिर एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, ऐसे क्लिनिक जिसमें प्रिवेंशन लोगों की और जो फौरी तौर पे जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए हम ऐसे कोशिश कर सकें। स्कूल्स में भी इसी तरह, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, फिर इसमें डाइवर्सिफाई हम करना चाह रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में भी, आगे जाके शायद O लेवल या A लेवल की भी हम स्टडी कर रहे हैं। एक हमारी अभी इस वक्त स्टडी कर रहे हैं चल रहे कि हम अगर अपने स्कूल्स में सेकंड शिफ्ट शुरू कर सकें फॉर दोज वल्नरेबल फैमिलीज़ जिनकी के इनकम जो है मंथली वो 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो उनके बच्चों को सेकंड शिफ्ट में 500 से 800 की फ़ीस के दरमियान अगर ला सकें, बाकी हम स्पॉन्सरशिप कर लें, कुछ अपने रिसोर्सेज से कर लें। सो आई थिंक वो अगर प्रोजेक्ट हमारा समझ में आ जाता है करते तो दैट विल बी अ बिग ब्रेक थ्रू। चलें जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इतने ज़बरदस्त काम आप करना चाह रहे हैं तो हम मुखैर हज़रात से भी अपील करेंगे कि इस तरह के कार्य खैर में सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। ईद की आमद है और अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी अपने आबाई शहरों को जाते हैं। मैंने सुबह आपसे खबर भी डिस्कस की थी, CM साहिबा ने सख्ती से अहकाम जारी किए हैं जी कि जो बसों के किराए हैं वो जो है वो रेट के मुताबिक होने चाहिए। कहीं पर भी अगर ओवर चार्जिंग की शिकायत आई कार्रवाई की जाएगी। बस अड्डों पर इंतजाम अच्छे होने चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, हमारे रिपोर्टर बसाम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बसाम बताइएगा, आप लारी अड्डा पर मौजूद है, बसों के किराए कितने कितने हैं, जो लोग मुसाफिर जा रहे हैं उनका क्या कहना है, ओवरऑल इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो गुज़िश्ता कई दिनों से जो लारी अड्डा है उसके ऊपर परदेसियों का जो है वो रश लगा हुआ है, क्योंकि शहरी जो है वो अपने आबाई इलाकों में ईद करने के लिए जो है वो रुख करते हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो लारी अड्डे पर इस वक्त भी जो है वो शहरियों का रश दिखाई देता है। कल हम लोग सिटी टर्मिनल गए, उस अड्डे पर जो है वो शहरियों की जानिब से कुछ शिकायत भी सामने रखी गई, क्योंकि टिकट के हसूल के लिए जो है वो लंबी कतारें लगी हुई थी। मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर इंतज़ामात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो शहरी हैं जो मुसाफिर यहाँ पर मौजूद है उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा भाईजान, ज़रा बता दें कि ओवरऑल लारी अड्डे पर जो है वो इंतजाम आप कैसे देख रहे हैं, कोई टिकटिंग के हवाले से और दीगर इंतजाम ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छे इंतजाम हैं और सफाई के लिहाज से बात की जाए तो बहुत अच्छे इंतजाम हैं, वक्फे वक्फे से सफाई कर रहे हैं। और सिटिंग की बात की जाए और सिटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इजाफी चेयर्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से आवाम को परेशानी और मसाइल से जो है निमटना नहीं पड़ता। और इस हवाले से बहुत अच्छे इंतजाम हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, इस वजह से ये इंतजाम बहुत ही अहम थे जो कि इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है वो मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। लारी अड्डे पर तो इंतज़ामिया का जो है वो काफ़ी फोकस दिखाई देता है। यहाँ पर बाहर जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें भी बिठाई गई हैं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की टीमें भी जो है वो मौजूद हैं, ताकि मुसाफिरों की किसी किस्म की जो शिकायत है उसका फिलफौर इजाला किया जाए। लेकिन सिटी टर्मिनल पर जो है वो मसाइल देखने में आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया वहाँ पर टिकट के हसूल के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और इस तरह के मसाइल जो है वो देखने में आए। अब मज़ीद अगर हम किराए के हवालों से देखें तो लाहौर से जफरवाल नारोवाल का किराया जो है वो 690 रुपये है। इसी तरह सियालकोट का जो है वो 740, झंग का जो है वो 1250 रुपये लिया जा रहा है। गुजरात का 590, फैसलाबाद का 700, लाहौर से मुल्तान का जो है वो 2000 रुपये AC बस का मुकर्रर है। और इसी तरह जो राजनपुर है उसका 3000 और पिंडी का जो है वो 1600 रुपये मुकर्रर है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ऑल पाकिस्तान पब्लिक ओनर फेडरेशन की जानिब से जो टूल में जो है वो इजाफा किया गया, 25 से 50% इजाफे का जो है वो दावा किया गया है और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फिलफौर इस इजाफे को जो है वो वापस ले। अगर ऐसा ना किया गया तो ईद के बाद जो है वो हड़ताल भी की जा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। मौजूद थे और बस आम किरायों की डिटेल भी बता दी। इंतजामात ओवरऑल देखने में भी अच्छे लग रहे थे, कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, यानी से नज़र आ रहा था कि इंतजामात बेहतर हैं और मुसाफिर जो हैं वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे। हमने आपको लारी अड्डा की सूरत हाल से तो अपडेट कर दिया, माल का हाल भी बताना है, तो सेगमेंट शामिल करेंगे माल का हाल। करेंसी रेट हमारे पास है, आपके साथ लिस्ट शेयर करेंगे।
इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।